दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल गुरुजी में। आज हम शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, इसकी कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज का लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोड्यूसिंग लेक्चर रहेगा। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं सिस्टम को इक्विलिब्रियम स्टेट में। जैसे मेरे पास कोई सिस्टम है, उसकी इनिशियल स्टेज क्या है और उसकी फाइनल स्टेज क्या है, उसके ऊपर अगर कुछ वर्क हुआ है उसके बाद, ठीक है। अब वो वर्क किस पाथ से हुआ है इसके बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी एंड इट्स इफेक्ट ऑन द सिस्टम। और वी कैन से थर्मोडायनेमिक्स में अंदर हम 3 E's के बारे में स्टडी करते हैं। दैट इज अवर एनर्जी, इक्विलिब्रियम एंड इफेक्ट। ठीक है, हमने क्या किया सिस्टम के ऊपर। सपोज दोस्तों हमारे पास कोई सिस्टम है, अगर हम बात करते हैं एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, अब ये हमारा सिलेंडर है और ये पिस्टन है, इसके ऊपर हमने कुछ वेट रख दिया। वेट यानी कि हमने क्या किया, इसके ऊपर कोई फोर्स लगाई, ठीक है। फोर्स क्या है, एक टाइप से एनर्जी है। अब अगर इसके ऊपर कोई फोर्स लगाई जाती है, इनिशियल स्टेज में क्या है, हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज है, सपोज इसके अंदर कोई गैस है, ठीक है, या एयर, इसके अंदर कोई एयर है। तो सपोज करो कि उसकी जो इनिशियल प्रॉपर्टीज है दैट इज अवर प्रेशर P1, टेम्परेचर T1 एंड वॉल्यूम V1। अब हम क्या करते हैं, जब इसके ऊपर वेट लगाया जाएगा, ठीक है, वेट मतलब इसके अंदर कोई फोर्स लगाई जाएगी, तो उससे क्या होगा कि ये अपनी स्टेट को चेंज करेगा, ठीक है। अब आपका पिस्टन क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। अब जैसे ही पिस्टन नीचे की तरफ मूव किया तो क्या हुआ कि जो गैस थी उसके अंदर वो क्या हो गई, कंप्रेस हो गई है। और उसका जो फाइनल प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारे इनिशियल स्टेज थी, जिसके अंदर जो हमारी प्रॉपर्टीज थी किसी भी सिस्टम की, दैट इज आवर प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। अब उसके बाद उसके ऊपर एनर्जी लगाने से, वर्क लगाने से क्या इफेक्ट आया है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम इफेक्ट, इक्विलिब्रियम एंड एनर्जी, 3 E की बात करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट हमारे पास क्या था, इक्विलिब्रियम में था सिस्टम, दैट इज उसकी जो प्रॉपर्टी थी दैट इज T1 एंड V1। उसके बाद क्या हुआ, जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगाई यानी कि एनर्जी हमने अप्लाई की, तो क्या होगी, उसकी स्टेज चेंज हो गई, दैट इज P2, V2 एंड T2। उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। और उसके बाद सिस्टम फिर से क्या हो गया है, इक्विलिब्रियम में आ गया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, उसके बाद उसके ऊपर कुछ एनर्जी लगाई, एनर्जी का कुछ इफेक्ट हुआ, इफेक्ट से क्या हो गई, उसकी जो स्टेट थी वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो ये सब दोस्तों हम क्या करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, इस चीज की हम स्टडी करते हैं जब हमारा सिस्टम के ऊपर कोई वर्क किया जाता है और सिस्टम हमारा एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाता है, ठीक है। बीच का जो ट्रांजिट टाइम है उसके बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी नहीं करते हैं। एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। जैसे सपोज मेरे पास ये कोई 2 वर्क पीस है, ठीक है, मैंने इनको क्या किया, आपस में मिला दिया। अब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है। तो जब मैं दोनों को आपस में फिजिकली कांटेक्ट में लेकर आऊँगा तो क्या होगा कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उससे क्या होगी, हीट फ्लो करेगी। जिसका टेम्परेचर लो है उसके अंदर सिंपली क्या हो रहा है, एनर्जी फ्लो कर रही है। अब एनर्जी का मीडियम क्या है, दैट इज आइदर इट इज बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी नहीं करेंगे। हमें स्टडी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या करना है कि जो हमारा इनिशियल जो स्टेट थी, दैट इज इसका टेम्परेचर हमारे पास हाई था, सपोज दिस इज एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो आफ्टर टचिंग किसी भी मूवमेंट पे हमने इनको अलग कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों का टेम्परेचर मेजर करेंगे। इसका टेम्परेचर हाई था, उसका टेम्परेचर कुछ लो हो गया होगा, जिसका टेम्परेचर लो था उसका टेम्परेचर कुछ हाई हो गया होगा। तो दिस ये क्या हो गई, उसकी सेकंड स्टेज हो गई इक्विलिब्रियम की। तो किसी भी मूवमेंट पे आप कैलकुलेट करते हैं फाइनल स्टेज को, तो उसको क्या बोलते हैं हम, थर्मोडायनेमिक्स। अब किस तरह से हीट ट्रांसफर हुई है, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से, रेडिएशन से, इसके बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी अगर हम स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं हीट एंड मास ट्रांसफर। तो थर्मोडायनेमिक्स में केवल स्टेट्स को इक्विलिब्रियम में स्टडी किया जाता है। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर में। हीट ट्रांसफर के अंदर हम मोड ऑफ ट्रांसफर के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। तो ये थी थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एनर्जी का इंटरेक्शन और इसका इफेक्ट के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास बात करते हैं सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। अब सिस्टम क्या होता है फ्रेंड, सिस्टम के अंदर अब जिस भी चीज को आप कंसीडर कर रहे हो, सपोज मैंने इस पार्ट को कंसीडर किया है तो ये मेरा क्या हो गया है, सिस्टम।
इसके जो बाउंड्री है, ठीक है, दिस इज आवर बाउंड्री, और इसका जो आसपास का बाकी बचा हुआ एनवायरनमेंट है दैट इज आवर सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम इज अ थिंग ऑन विच वी फोकस्ड ड्यूरिंग आवर कंसिडरेशन। ठीक है, जब हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, किसी चीज़ की बात करेंगे, तो जिस चीज़ के ऊपर हमारा फोकस है दैट इज आवर सिस्टम। ठीक है, अब सिस्टम की ये बाउंड्री है। अब बाउंड्री आपकी वर्चुअल भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है। ठीक है, अगर वर्चुअल बाउंड्री होती है तो हम उसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं, और अगर रियल बाउंड्री है तो उसको हम फर्म लाइन से, कंटिन्यूअस लाइन से शो करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो बचा हुआ है वो सब क्या है? इसकी सराउंडिंग्स है। ठीक है, और सराउंडिंग प्लस सिस्टम को अगर हम जोड़ दें दैट इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो इन सबको मिलाकर बनता है यूनिवर्स। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमारे पास ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो ये क्या है? इसके अंदर इसकी बाउंड्रीज है, जिसके अंदर हमारा जो वर्किंग मीडियम है वो भरा हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या है? पूरा एक सिस्टम है, और इसका जो आसपास का एनवायरनमेंट है दैट इज आवर सराउंडिंग। अब सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिस्टम हमारे पास मेनली 6 टाइप के सिस्टम होते हैं, बट थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम ज़्यादातर 3 टाइप के सिस्टम की ही बात करते हैं। दैट इज आवर क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें तो एडियाबैटिक सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। 6 टाइप के सिस्टम के बारे में बात कर सकते हैं, पर मेनली हम क्या करेंगे? 3 टाइप के सिस्टम को स्टडी करेंगे, दैट इज आवर ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए फ्रेंड, क्लोज सिस्टम क्या होता है? अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करें तो क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होगा कि जो हमारा सिस्टम है अगर वो क्लोज है, तो क्लोज मीन्स एक सिंपल सी बात है कि सिस्टम मेरा क्या है? पूरी तरह से क्लोज है। अगर सिस्टम क्लोज होगा तो उसके अंदर कोई भी जो मास है वो ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, मास है जो सिस्टम का, जैसे अगर वर्किंग फ्लूइड की बात करें तो वो क्या रहेगा? सिस्टम के अंदर ही रहेगा, वो कहीं पे बाहर ट्रांसफर नहीं होगा। सिर्फ जो इंटरेक्शन होगी सिस्टम की सराउंडिंग के साथ वो किसकी फॉर्म में होगी? एनर्जी की फॉर्म में। तो उसको हम बोलेंगे दैट इज आवर क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, जो हमारा क्लोज सिस्टम की अगर बात करें तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा? क्लोज सिस्टम के अंदर मास ट्रांसफर नहीं होगा, ओनली, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नो मास ट्रांसफर, ओनली एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, केवल क्या होगी? एनर्जी ही ट्रांसफर होगी अगर हमारा सिस्टम कोई क्लोज है। इसके हम एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की हम बात करेंगे। ठीक है, अगर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर इसके अंदर कोई भी वाल्व नहीं है, ठीक है, अगर कोई भी वाल्व नहीं है तो ना तो कोई एयर इसके अंदर आएगी, एयर या जो भी हमारा वर्किंग फ्लूइड है, तो ना तो इसके अंदर कोई भी एयर अंदर आएगी और ना ही कुछ बाहर जाएगा। जो भी सिस्टम के ऊपर वर्क होगा, जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है वो क्या रहेगा? सिस्टम के अंदर ही रहेगा। ठीक है, केवल क्या होगा? जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे, पिस्टन को नीचे दबाओगे, पिस्टन नीचे दबेगा, पिस्टन कंप्रेस होगा, तो कंप्रेस होने से क्या होगा? इसका जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज होगी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और हीट क्या होगी? एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट होगी। ठीक है, तो क्या है? सिस्टम पूरी तरह से क्लोज सिस्टम है, इसके अंदर कोई भी जो हमारा फ्लूइड है या वर्किंग सब्सटेंस है वो बाहर नहीं जा रहा है, मास का कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? दैट इज आवर क्लोज सिस्टम। उसके बाद बात करते हैं ओपन सिस्टम के बारे में। ओपन सिस्टम दोस्तों मेनली सबसे ज़्यादा यूज होता है ओपन सिस्टम, जो भी हमारे जो जैसे हमारा हीट एक्सचेंजर है, या हमारा कंडेंसर है, रेफ्रिजरेटर का इवेपोरेटर है, ठीक है, या हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है विद वाल्व के साथ, जिसके अंदर से फ्यूल आएगा और हॉट गैसेस बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है? ओपन सिस्टम का पार्ट है। तो ओपन सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर ओपन सिस्टम में क्या होगा? ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी, ओपन सिस्टम के अंदर क्या होगा? मास एंड एनर्जी दोनों क्या करेंगी? दोनों का फ्लो होगा। आपका मास भी फ्लो करेगा, जैसे हम बात करते हैं एक कंडेंसर की। अब कंडेंसर के अंदर दोस्तों क्या होता है? कंडेंसर के अंदर क्या होगा? एक तरफ से मास कोई भी एंटर करेगा, मैं देखिए सपोज दिस इज अ कंडेंसर। ठीक है, अब कंडेंसर के अंदर क्या होगा? सपोज फ्रॉम हेयर इट इज इनपुट। अब यहाँ से क्या हुआ? हमारा हॉट वाटर आया। ठीक है, दिस इज अवर हॉट वाटर। हॉट वाटर यहाँ से क्या किया? एंटर किया। अब कंडेंसर के अंदर ये फ्लो करेगा और कंडेंसर से जो हमें आउट मिलेगा दैट इज आवर
कोल्ड वाटर, या कंडेंसर नहीं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। ठीक है, हीट एक्सचेंजर की हम बात करते हैं। कंडेंसर का काम क्या होता है दोस्तों, वेपर लेकर साथ में कंडेंस करके उसको लिक्विड की फॉर्म में बाहर निकालना। ठीक है, अब इसको बात करते हैं हीट एक्सचेंजर। सपोज दिस इज आवर हीट एक्सचेंजर, इसके अंदर हॉट वाटर आया और एक तरफ से क्या हुई, हीट एक्सचेंज हुई। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर है, तो क्या हुआ, हीट एक्सचेंज हुई और आउटलेट से हमें क्या मिला, कोल्ड वाटर। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, देखिए एनर्जी की इंट्रैक्शन हुई, जो हॉट वाटर था वो क्या हो गया, कोल्ड वाटर में कन्वर्ट हो गया, और साथ के साथ वो हमें मास की फॉर्म में बाहर भी मिल गया है। ठीक है, तो ओपन सिस्टम के अंदर क्या होता है, मास भी फ्लो करेगा और साथ के साथ एनर्जी भी फ्लो करेगी। तो ये है हमारा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अगला सिस्टम है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। तो दोस्तों आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, अगर कोई सिस्टम आइसोलेट है, दैट इज वो क्या है, सराउंडिंग से आइसोलेट है। अब वो क्या कर रहा है, ना तो सराउंडिंग के साथ कोई हीट एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है, और ना ही उसको कोई हीट रिजेक्ट कर रहा है, ना कोई हीट ले रहा है और ना ही कोई हीट दे रहा है, और ना ही उससे क्या हो रहा है, कोई मास ट्रांसफर हो रहा है। अगर मैं क्लोज सिस्टम के ऊपर एक ऐसी कोटिंग कर दूं, एक ऐसी लेयर बना दूं जिससे क्या हो, जो उसके अंदर से हीट एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो रही थी या सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रही थी, वो भी होना बंद हो जाए, तो जो मेरा क्लोज सिस्टम है वो क्या बन जाएगा, एक क्लोज सिस्टम क्या बन जाएगा, एक आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो आइसोलेटेड जो मेरा सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम, उसके अंदर क्या होगा, नो मास ट्रांसफर, नो मास एंड एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, कोई भी एनर्जी या मास क्या होगा, ट्रांसफर नहीं होगा अगर हमारे पास जो सिस्टम है वो कैसा है, आइसोलेटेड है। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आइसोलेटेड सिस्टम का, थर्मोफ्लास्क। ठीक है, आपके पास घर में क्या होगा, जैसे चाय की फ्लास्क होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, चाय डाल देते हैं और वो चाय क्या रहेगी, बहुत टाइम तक क्या रहेगी, गर्म रहेगी। ठीक है, उसका कारण क्या है कि मास तो उससे कोई फ्लो कर नहीं रहा है, चाय तो बाहर निकल नहीं रही है। ठीक है, और साथ के साथ क्या हो रहा है कि जो उसकी हॉटनेस है वो भी क्या है, बनी हुई है, क्योंकि वो क्या कर रही है, एटमॉस्फेयर के साथ, कोई भी अपनी सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। अगर दोस्तों एडियाबैटिक सिस्टम की बात करते हैं, तो एडियाबैटिक सिस्टम के अंदर क्या होता है कि वर्क फ्लो करता है बट हमारी एनर्जी का कोई भी फ्लो नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा होमोजीनियस सिस्टम है, होमोजीनियस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, जैसे इसके अंदर हमने सपोज करो एयर फिल की हुई है, या जैसे आपका रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर रेफ्रिजरेंट होता है। ठीक है, तो जो होमोजीनियस सिस्टम है उसके अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द सिस्टम क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी, जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या रहेगा, होमोजीनियस रहेगा। ठीक है, और ऐसे ही हिट्रोजीनियस की अगर बात करते हैं, तो हिट्रोजीनियस के अंदर दो या दो से ज़्यादा फ्लूइड क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो उस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, हिट्रोजीनियस सिस्टम। ठीक है, तो हमने सिस्टम के बारे में पढ़ा। ठीक है, सिस्टम क्या होता है और सिस्टम जिसके ऊपर वर्क किया जाता है, और सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। अब हम बात करते हैं सिस्टम की प्रॉपर्टी के बारे में। अब प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, अब सपोज कीजिए कि आपको किसी भी चीज को डिफाइन करना है। ठीक है, प्रॉपर्टी अगर थर्मोडायनेमिक्स से अलग भी हम बात करें, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी सिस्टम को डिफाइन करती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज जो होती हैं सिस्टम की, वो कुछ मेजरेबल या मेजरेबल कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जिनकी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम ये बताते हैं कि सिस्टम की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो जो अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम क्या करेंगी, सिस्टम की कंडीशन को बताएंगी। ठीक है, बात करते हैं फिर से, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये हमारे पास कोई सिस्टम है, अब इसका टेम्परेचर कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसकी डेंसिटी कितनी है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सिस्टम है जिसकी मैंने बात की, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है जो इसको डिफाइन कर रही है, सिस्टम को जो डिफाइन कर रही है कि जो सिस्टम है हमारा, उसकी कंडीशन क्या है। अगर मैं बताऊं कि इसका टेम्परेचर T1, दैट इज सपोज दिस इज एट 50 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो अगर 50 डिग्री सेल्सियस मैंने इसका टेम्परेचर बताया, तो ये जो 50 डिग्री सेल्सियस है वो क्या है, टेम्परेचर क्या है, इसकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैं बात करता हूँ कि इसकी डेंसिटी 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये क्या है, इसकी डेंसिटी, वो भी क्या है, इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है सिस्टम की, कुछ ऐसी मेजरेबल क्वांटिटीज
जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जो सिस्टम को क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं। ठीक है। अब प्रॉपर्टी दोस्तों दो टाइप की होती है हमारे पास, दैट इज अवर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती हैं, जो मास के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, एक सिंपल सी डेफिनेशन, बुक में आपको कुछ भी डेफिनेशन इसकी मिल सकती है, बट एक सिंपल सी डेफिनेशन है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की, जो क्या करेंगी, मास के ऊपर डिपेंड करेंगी। ठीक है, जैसे बात करते हैं हम कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड। अब कोई भी हमारे पास एक सब्सटेंस है, एक सिस्टम है, उसके अंदर टोटल कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मास के ऊपर। जैसे जैसे सिस्टम का मास बढ़ेगा तो क्या होगी, जो उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। बात करते हैं वॉल्यूम की। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मास के ऊपर। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मास के ऊपर। अगर मास बढ़ेगा किसी भी सिस्टम का तो क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो टोटल एनर्जी, टोटल वॉल्यूम, ये सब क्या है, सिस्टम के मास के ऊपर डिपेंड करती हैं। बट दोस्तों अगर हम बात करें इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज हैं जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है। जैसे सपोज करो हम बात करते हैं डेंसिटी की, हम बात करते हैं डेंसिटी की। ठीक है। अब डेंसिटी क्या है, जैसे मेरे पास एक पार्ट है, अब इसकी कुछ डेंसिटी है, अगर मैं इसको बीच में से ब्रेक कर दूं, ठीक है, और दोनों पार्ट की फिर से डेंसिटी चेक करूं, तो क्या रहेगी, डेंसिटी सेम रहेगी। मास के ऊपर डेंसिटी डिपेंड नहीं कर रही है। आपके पास कुछ भी सामान है, सपोज करो आपके पास एक कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, आपने क्या किया, उसमें से कुछ लिक्विड बाहर निकाल लिया। अब जो लिक्विड आपने बाहर निकाली है थोड़ी क्वांटिटी, उसको अगर आप उसकी आप डेंसिटी मेजर करते हो तो क्या रहेगी, डेंसिटी उसकी सेम रहेगी। डेंसिटी के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऐसे ही टेम्परेचर की, अगर टेम्परेचर की हम बात करते हैं, टेम्परेचर आपने जो लिक्विड आपने बाहर निकाला है, आप उसका टेम्परेचर मेजर करो, या जो टोटल हमारे पास लिक्विड है उसका टेम्परेचर मेजर करो एट अ पॉइंट। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, सेम टेम्परेचर रहेगा। वो भी क्या हो रहा है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो दोस्तों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो मास के ऊपर डिपेंड करती हैं, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। अब जैसे हम बात करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम की हमने बात की, दैट इज आवर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक वॉल्यूम की। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, कोई भी अगर हम स्पेसिफिक की बात करते हैं, दैट इज आवर पर यूनिट मास। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम पर यूनिट मास, तो वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अगर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम की अगर बात करता हूँ तो V बाय M, दैट इज वॉल्यूम पर यूनिट मास। ये क्या हो जाएगा, मेरे पास एक स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, दिस इज आवर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, एक एवरेज है। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या करेगा, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा किसी भी चीज़ की। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक की, तो स्पेसिफिक कोई भी चीज़ होती है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये दोस्तों हमारे पास जो प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम होती है, दैट इज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इनके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम के बाद अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर की। ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब टेम्परेचर, आपको पता है कि टेम्परेचर क्या है। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर से हम क्या मेजर करते हैं, दैट इज हॉटनेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, कोई बॉडी कितनी हॉट है उसका मेजर क्या है, टेम्परेचर, कि उसका टेम्परेचर कितना है। अब देखिए, जो हम टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर को नॉर्मली हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन के अंदर डिफाइन करते हैं। तो जो सेल्सियस होता है दैट इज अवर 273, जो केल्विन होता है हमारे पास दैट इज 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हम बात करें कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर दोस्तों क्या होगा कि जिस टेम्परेचर से नीचे कोई भी टेम्परेचर अचीव कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सी वैल्यू होगी। अब हमने बात की कि टेम्परेचर को अगर केल्विन में मेजर करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है,
अब 273 केल्विन को अगर मैं नीचे माइनस में लेके आऊंगा, घटाता रहूंगा, इसको साथ साथ डिक्रीज करूंगा, तो बिल्कुल जो इसकी लोएस्ट वैल्यू है वो क्या होगी, दैट इज 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर अचीव कर पाना पॉसिबल नहीं है, दिस इज एब्सोल्यूट जीरो। इसके नीचे कोई जीरो नहीं है टेम्परेचर की। ठीक है, तो अगर वैसे प्रैक्टिकली दोस्तों बताएं, अब तक 0 डिग्री या 0 केल्विन टेम्परेचर अचीव नहीं हो सका है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर अब तक अचीव हुआ है दैट इज नियर अबाउट -270 केल्विन। ठीक है, 271 केल्विन के आसपास टेम्परेचर में अचीव कर पाया है। -273 केल्विन टेम्परेचर आज तक अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, अब टेम्परेचर दोस्तों दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो। अगर जीरो की बात करते हैं, इससे ऊपर जो भी स्केल हम टेम्परेचर का लेंगे वो हमारा क्या होगा, जो मेजर्ड टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर क्या है, दिस इज द हॉटनेस ऑफ बॉडी। ठीक है, हॉटनेस जो डिफाइन करेगा बॉडी की, कि बॉडी कितनी हॉट है, उसको हम किसके टर्म में मेजर करते हैं, टेम्परेचर के टर्म में। नेक्स्ट देखिए प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर अगर हम बात करें तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर का कुछ प्रेशर है दैट इज 1 बार। ठीक है, आपको पता है वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार। और 1 बार को अगर हम वैसे टोटली 1 बार नहीं होता है, अगर हम बात करें प्रेशर की, तो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है दैट इज एग्जैक्टली 1.01325 बार। दिस इज आवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, 1.01325 बार। अब दोस्तों देखिए, अगर आप कोई भी गेज के अंदर प्रेशर मेजर करते हैं, अगर मैं बात करता हूं गेज प्रेशर की, ठीक है, अगर हम गेज प्रेशर की बात करते हैं, तो गेज में जो प्रेशर मेजर होता है वो क्या प्रेशर मेजर होता है, दैट इज आवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अगर मैं एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो गेज में प्रेशर है वो आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर की, दैट इज आवर एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर किसके इक्वल होता है, जो हमारे पास गेज प्रेशर है प्लस जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस आवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको इसको इस टाइप से कुछ डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम प्रेशर की बात करें तो जैसे सपोज ये मेरा क्या है, 2 स्केल है प्रेशर के, जो मेरा टोटल प्रेशर है दैट इज P एब्सोल्यूट। ठीक है, ये क्या है, टोटल P एब्सोल्यूट है। और यहां तक क्या है, सपोज दिस इज P एटमॉस्फेयर, ये क्या है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। तो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जो भी प्रेशर मेजर होगा दैट इज आवर गेज प्रेशर। अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें, एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करें, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है, हाई प्रेशर है एटमॉस्फेयर से ज्यादा। अब बात करते हैं वैक्यूम की। ठीक है, अब हम बात करेंगे वैक्यूम। वैक्यूम में क्या होगा कि जो हमारा प्रेशर है वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। ठीक है, तो अगर उसको इस टाइप से हम इस स्केल पर डिफाइन करते हैं, तो जो हमारा गेज प्रेशर है, जो गेज यानी कि जो वैक्यूम प्रेशर है, जो गेज में वैक्यूम दिखाएगा, तो वो क्या होगा, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज आवर P एटमॉस्फेरिक। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारा एब्सोल्यूट, ये हमारा क्या है, वैक्यूम। वैक्यूम क्या होगा दोस्तों, कि जो हमने एटमॉस्फेयर से हीट एयर को या प्रेशर को एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद क्या हो गया, वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। ठीक है, जिसका प्रेशर, वैक्यूम का मतलब क्या होता है कि जो हमारा प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी क्या हो गया है, कम हो गया है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ तक था, वैक्यूम इतना हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो जो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर बचेगा वो क्या बचेगा, दिस वन, दैट इज आवर P एब्सोल्यूट। ठीक है, अब आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर, अगर हम वैक्यूम प्रेशर की बात करें तो वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, अगर हम P गेज प्रेशर की बात करते हैं तो गेज प्रेशर भी मेरा क्या होता है, जो हमारे पास उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो डिफरेंस किस किस का हो जाएगा,
P एब्सोल्यूट माइनस P एटमॉस्फेयर, यहाँ पर उल्टा है वैक्यूम में P एटमॉस्फेरिक माइनस P एब्सोल्यूट, ठीक है। या यहाँ से आप एब्सोल्यूट प्रेशर की डेफिनेशन बना सकते हो। जो एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा है वो क्या होता है, हमारा गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्योंकि यहाँ पर गेज प्रेशर माइनस में है, ये वैक्यूम है, तो अगर इसको हम प्लस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये है हमारा प्रेशर, दैट इज आवर वैक्यूम एंड गेज प्रेशर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा एक आज का इंट्रोड्यूसिंग लेक्चर था थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। इसमें एक टर्म आपको और बताता हूँ कि जो हमारी थर्मोडायनेमिक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, अब सपोज कीजिए कोई हमारे पास एक प्रोसेस है, हम बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस, इसके अंदर ये टॉपिक रह गया था। अब प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज ये मेरे पास एक पीवी डायग्राम है किसी भी चीज का। दिस इज आवर प्रेशर ऑन वाई एक्सिस एंड वॉल्यूम एट एक्स एक्सिस। अब इनिशियली मेरे पास क्या है, कोई भी हमारे पास इनिशियली एक पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, प्रेशर P1 है और वॉल्यूम क्या है, V1। दिस इज आवर प्रेशर P1 एंड दिस इज आवर वॉल्यूम V1, ठीक है। अब ये क्या है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट है किसी भी सिस्टम की। अब मैंने क्या बताया कि किसी भी सिस्टम की क्या होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट को हम क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। अब ये क्या है, मेरी एक इक्विलिब्रियम स्टेट है। अब यहाँ से क्या हुआ, हमने क्या किया, प्रेशर को कम किया, ठीक है। प्रेशर कम करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर को आपने कम किया और वॉल्यूम क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो गया इस पाथ पे। और यहाँ पर जो हमारा फाइनल हमें वॉल्यूम मिला, दैट इज आवर P2 V2। दिस इज आवर डिक्रीज्ड वॉल्यूम प्रेशर एंड दिस इज आवर इंक्रीज्ड वॉल्यूम, ठीक है। तो एक स्टेट सिस्टम की ये हो गई, एक स्टेट सिस्टम की ये हो गई। तो इस पूरी स्टेट को जो ये प्रोसेस हुई है, इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। दैट इज आवर, यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है, जिसके कारण क्या हो गया है, प्रेशर डिक्रीज हो गया है और वॉल्यूम क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, ठीक है। अब दोस्तों अगर फिर से हम क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। तो अब जैसे ही आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो और वॉल्यूम क्या हो गया है, मेरा कम हो गया है, प्रेशर इंक्रीज किया और वॉल्यूम क्या हो गया है, कम हो गया है, और जो सिस्टम था आपका फिर से आपकी क्या हो गया है, उसी स्टेज में आ गया है जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक साइकिल। दिस इज थर्मोडायनेमिक साइकिल और यू कैन से इट इज अ प्रोसेस साइकिल, ठीक है। प्रोसेस साइकिल या थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होता है कि जहाँ से आपका सिस्टम स्टार्ट हुआ है फिर से आपका सिस्टम उसी स्टेज पर आ गया है। तो दिस इज आवर थर्मोडायनेमिक साइकिल, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और टर्म्स, दैट इज रिवर्सिबल साइकिल एंड इरिवर्सिबल, या बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखिए दोस्तों, यूनिवर्स के अंदर कोई भी प्रोसेस कंप्लीटली रिवर्सिबल नहीं हो सकती, ठीक है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, ये चीज समझिए। रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या होगा, हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। जो हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि जहां से सिस्टम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सपोज कि हमने क्या किया था, कंप्रेशन किया था, ये देखिए सपोज जो हमारा कंप्रेशन था उसने ये पाथ फॉलो किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये क्या कंप्रेशन नहीं, सॉरी एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ने क्या किया, ये पाथ फॉलो किया। अब हमने क्या किया, अब जो सिस्टम था मेरा इस स्टेज पर आ गया है, दैट इज P2 V2। अब क्या हुआ है कि हम फिर से सिस्टम को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, ठीक है। जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। अब अगर कंप्रेशन में भी सिस्टम यही सेम पाथ फॉलो करे, ठीक है, और अपनी इनिशियल स्टेज पर पहुंच जाए विदाउट पुटिंग एनी इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग, ठीक है। जो हमारा पाथ था, ठीक है, वर्क जैसे कंप्रेशन का और एक्सपेंशन का, अगर दोनों पाथ क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, ठीक है। यानी कि जो हमारा प्रोग्रेसिव पाथ है और जो रिटर्न पाथ है, दोनों क्या हो, अगर दोनों पाथ हमारे क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी। यानी कि इसने क्या किया, सिस्टम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाला, सराउंडिंग के ऊपर कोई भी इफेक्ट इसका नहीं आया है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। बट प्रैक्टिकली दोस्तों रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
बिल्कुल आप जिस पाथ से आप प्रोसेस को फॉरवर्ड कर रहे हो उसी पाथ से आप प्रोसेस को रिटर्न नहीं कर सकते। दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो ये इस टाइप की प्रोसेस को थ्योरेटिकल प्रोसेस इसको हम कह सकते हैं। ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। बाकी इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा कि जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो सभी प्रोसेस दोस्तों हमारे पास क्या होती हैं, इरिवर्सिबल होती है। जिस पाथ से आप प्रोसेस को फॉरवर्ड करते हो उस प्रोसेस से हम पाथ को रिवर्स नहीं कर सकते, रिटर्न उस पाथ पर हम नहीं जा सकते थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो होप सो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है।